नमस्कार, वीकेंड की बिग डिबेट में स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज इस डिबेट का मुद्दा है चौथे चरण की तैयारी। 3 चरणों में कौन है भारी। दरअसल चौथे चरण का 13 मई को मतदान होना है, परसों। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 13 मई को 96 सीटों पर 10 राज्यों की वोटिंग होनी है। अब तक 3 चरणों में मतदान हुआ, आधे से ज्यादा सीटें जिनमें मतदान होना था वो निपट चुका है। अभी आधी सीटें इन बाकी 4 चरणों में होंगी। इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत मिल गई है, जिससे इंडिया गठबंधन को प्रचार में मदद मिलेगी। कैसा है वाकई में? केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी तीसरे टर्म में पीएम नहीं होंगे क्योंकि बीजेपी में 75 साल की एज लिमिट है। इसका गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है कि मोदी ही तीसरे टर्म में पीएम होंगे और पूरा 5 साल का कार्यकाल करेंगे कंप्लीट। और 75 साल का कोई कानून संविधान में बीजेपी के नहीं है। सबकी निगाह चौथे चरण पर टिकी है मतदान में, और अगले 2 चरणों को लेकर, चौथे चरण के बाद जो बाकी 3 चरण होने हैं उन पर चुनाव प्रचार को लेकर टिकी हुई है। चर्चा जरूर करेंगे, पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आज शाम 6 बजे थमेगा चौथे चरण का प्रचार। चौथे चरण में 96 सीटों पर 13 मई को मतदान। बीजेपी मिशन 400 का दावा, कांग्रेस को सफलता की उम्मीद। हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। चौथे चरण की तैयारी, 3 चरण में कौन भारी। स्वागत करते हैं, मेहमानों का परिचय कराते हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी बीजेपी से हैं, स्वागत शैलेंद्र जी। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। राजीव जैन जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। 4 चरणों का प्रचार, चौथे चरण का प्रचार जैसा हमने बताया 6 बजे खत्म हो जाएगा। इन 4 चरणों पर अगर निगाह डालें तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, संविधान बदलना, हिंदू मुसलमान आरक्षण, ये तमाम तरह के मुद्दे आए। अरविंद केजरीवाल कल जेल से छूटकर आए, जमानत पर एक नया शिगुफा छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। अमित शाह ने सफाई दे दी, तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। इसमें कोई नो इफ नो बट। सीधा शुरुआत करते हैं राजकुमार शर्मा जी से। राजकुमार शर्मा जी, एक नया नैरेटिव, एक नया सवाल अरविंद केजरीवाल ने खड़ा किया, क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बार बार कह चुके हैं कि ये वर्तमान जो पॉलिटिक्स है किस दिशा में जा रही है, सोचने का विषय है। देश के प्रधानमंत्री 400 बार आते आते विभिन्न मुद्दों पर आ गए। पहले चरण पे, दूसरे मुद्दे पे आए, तीसरे पे अलग आए, चौथे पे अलग आए। तो देश के प्रधानमंत्री जी नैरेटिव उन्होंने सेट कर दिया है कि एक मुद्दे पे मत रहो, 400 बार की बार बार बात मत करो, बार बार बात करो। कभी मंगलसूत्र की बात करो, कभी कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करो, कभी काले गोरे की बात करो, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, नौजवान पे, जवान। आपके सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने जो कहा उसको के लेकर क्या कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल ने जो कहा, केजरीवाल जी ने जो कहा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार, बिल्कुल केजरीवाल जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से 10 साल में नरेंद्र मोदी जी का शासन आया है, वरिष्ठों को ठिकाने लगाती आ रही है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे देश हो, लगातार हम देख रहे हैं जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, खासकर जो 70-75 पार गए, उनका तो आता पता ही नहीं है। तो अब देश अमित शाह ने तो कह दिया, अमित शाह ने तो कह दिया कि 5 साल पूरे कंप्लीट करेंगे। वो खुद 75 पार होने जा रहे हैं। अब चौथे जी अमित शाह ने तो कह दिया ना कि 5 साल पूरा टर्म करेंगे, तीसरा टर्म पूरा करेंगे, पूरे 5 साल का। अब रविंद्र जी, सारे फैसले अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी करेंगे क्या बीजेपी के? नड्डा साहब जी तो पूछ लीजिए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब हैं, उनके ऊपर उनका आरएसएस है। ये फैसला तो आरएसएस करेगा। राजकुमार शर्मा जी, ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की बातों को आप सही ठहरा रहे हैं, उनके बयान का समर्थन करा रहे हैं। आपका अलायंस जिसमें यह नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं कि ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं कि सोनिया गांधी हैं कि प्रियंका गांधी हैं या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, यह नहीं पता कि स्टालिन आपके प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर अखिलेश यादव बनेंगे। आप बात कर रहे हैं
बीजेपी को लेकर कि भाई उनका प्रधानमंत्री रहेगा नहीं रहेगा, बदल देंगे या नहीं बदल देंगे? अपना तो पहले तय कर लीजिए। रविंद्र जी, परिणाम आएंगे 4 जून को, उसके बाद प्रधानमंत्री बनेगा। अभी तो जितने भी प्रधानमंत्री और एमपी है ना, सारे डिब्बा में बंद हो रहे हैं, मशीनों में बंद हो रहे हैं। अब जो घमंड में है वो स्वयं प्रधानमंत्री बन रहे हैं। कोई गृह मंत्री बन रहा है, कोई और मंत्री बन रहा होगा। 4 जून को परिणाम आएगा, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, सारे विधायक और सारे अलायंस बैठ के। शैलेंद्र गुर्जर जी, घमंडिया गठबंधन तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नेता इंडिया अलायंस को कहते हैं, तो घमंड में चूर आप लोगों को बता दिया। और क्या अरविंद केजरीवाल ने दुखती रग को छू लिया क्या? रविंदर जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संविधान जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 में ही बन गया था। हाँ। और वो प्रावधान उनमें उस समय भी लिख दिए गए थे, और समय समय पर कोई प्रावधान अगर उसमें चेंज हुए वो आपको जानकारी में है। तो हाँ। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आपके सामने पूरी प्रेस मीडिया के सामने क्लियर कर दिया। हाँ। क्योंकि विपक्ष के राजनीतिक दलों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इनके सारे मुद्दे पिट चुके हैं। जिस तरह से आपने देखा अरविंद केजरीवाल, नहीं शैलेंद्र जी, एक मिनट, अरविंद केजरीवाल का यह कहना कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे नरेंद्र मोदी, और दूसरी चीज ये कि 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हटा देंगे। ये 2 बातें महत्वपूर्ण कही गई। मैं यही कह रहा हूं कि अभी तक जो बातें बीजेपी की तरफ से भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान और तमाम देश हित के मुद्दों को लेकर आप अपनी तरीके से रख रहे थे, बीजेपी और वही कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी की बात की जा रही थी, ये तो अरविंद केजरीवाल ने एक नया इसमें जायका डाल दिया है। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास मैंने जैसे बताया कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि खुद भ्रष्टाचार में जेल के अंदर है, जमानत मिली है, अंतरिम जमानत, किस तरह से हाथ पैर जोड़ के। तो ये ना बोले कि भारतीय जनता पार्टी में क्या होने वाला है, ये सिर्फ भारत की जनता को गुमराह करना, झूठ बोलना, और किस तरह से नहीं, वो जो मार्गदर्शक मंडल है ना, वो दरअसल पता नहीं उन्होंने कही या नहीं कही, मैंने उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुन पाया मैं, लेकिन वो मार्गदर्शक मंडल का हो सकता है जिक्र कर रहे हो, इसी लिहाज से कह रहे हैं कि 75 साल के बाद ऐसा हो जाएगा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी को जवाब देना पड़ रहा है। बीजेपी को इस पूरे मसले पर जो सवाल उठाए गए उस पर चर्चा हो रही है, और चौथे चरण पे ये परसों चुनाव होना है, प्रचार होना है, उस दौरान ये बात कही गई है। देखिए रविंद्र जी, बिल्कुल उन्होंने बात कही है जिसका स्पष्टीकरण दे दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी सेवा कर रही है जनता के लिए। 10 साल का हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, 25 साल का हमारे पास विजन है, 2047 तक विकसित भारत बनाने का 100 दिन की हमारी कार्य योजना है, आने वाले 5 सालों का रोड मैप है। ये इंडिया अलायंस जो सनातन धर्म को किस तरह से गाली देते हैं, सनातन धर्म को निग्लेक्ट करते हैं, क्या क्या नहीं कहते, किस तरह से इनके लालू प्रसाद यादव, किस तरह से इनके कांग्रेस के नेता और चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण ला देंगे, तो पूरी भारत की जनता देख रही है कि किसका मुखौटा क्या है। मिथिलेश जैमिनी सर, मैं आपको इन करता हूं, और अरविंद केजरीवाल अभी तक सर हमारे लोकतंत्र के इस चुनाव में, लोकसभा के इस चुनाव में अगर बात करें, इस चुनावी प्लेटर में अरविंद केजरीवाल की कहीं कमी महसूस हो रही थी, और अब पता चल रहा है कि हाँ क्या कमी महसूस हो रही थी। ये 3 चरण जिस तरीके से गए, आगे आने वाले 4 चरणों में कैसा आप देखते हैं? और अरविंद केजरीवाल का जमानत पर बाहर आना, खुलकर अपनी बातों को रखना, ये बयानबाजी देना और कांग्रेस का उसको समर्थन देना, अब आगे चुनाव कहां बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, कहीं न कहीं कृष्ण जन्मभूमि में रहकर हम जो अरविंद केजरीवाल जी के तीसरा नेत्र खुल गया है, और उन्होंने बाहर निकलते ही बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर बीजेपी के अंदर उनके ही वार को और उनको बीजेपी को डिवाइड करने का काम किया है। अगर यूपी में ये बात फैलती है कि योगी आदित्यनाथ को अमित शाह हटा देंगे, ये सब मिथक है, लेकिन अगर बना देते हैं ऐसी मिथक जो पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करने में माहिर है, वो IRS अफसर रहे हैं, तो आंकड़ों को जोड़कर बात को बैठाने में माहिर है। इसीलिए उन्होंने वसुंधरा राजे से लेकर शिवराज चौहान, मनोहर लाल खट्टर, रमन सिंह, तमाम नेताओं का नाम लिया, अडवाणी से शुरू करके, क्योंकि वो IRS अफसर रहे हैं तो डाटा को जोड़ना जानते हैं। तो कहीं न कहीं एक परसेप्शन क्रिएट किया है, वो कितना असर करता है वो है। लेकिन जो सबसे अहम है कि 12 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं, और अब जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चौथा चरण है, और 13 तारीख को, यानी अगर ज्योतिष के हिसाब से देखें तो 2 राहु मिल रहे हैं, और जब राहु मिलते हैं तो राजनीति में अखाड़ा मिलता है, उबाल आता है, और उसके असर नजर आने लगा है। तो ये जो चौथा चरण है यही डिसाइड करेगा कि क्या
बीजेपी का जो नारा है अब की बार 400 पार, वो पूरा होगा, या जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि अब की बार हर जगह सीटें घट रही है। जैसा सट्टा बाजार भी कह रहा है कि महाराष्ट्र में 24 सीटें का आज खुला है, तो महाराष्ट्र में अगर बीजेपी को इतना डेंट लग रहा है, अगर राजस्थान के बारे में अमित शाह ये कहते हैं कि राजस्थान में 1-2 सीटें हमारी कम हो रही है, तो जो दिवा स्वप्न है 400 पार का, जो राजीव गांधी ने 1984 में 414 का क्रिएट किया था, वो तोड़ने का जो सपना है वो क्या पूरा होगा या नहीं होगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, मैं कहूंगा कि घर बैठे ही जो सोए हुए नेता उनको जगाने का आत्मस्वाभिमान, क्या वसुंधरा राजे जाग जाएगी, क्या शिवराज चौहान जाग जाएंगे, क्या आरएसएस ने इस बार इतना एक्टिव रोल अदा किया है नहीं किया है, तो लोगों को सोचने के लिए कि इशू क्रिएट कर दिया। तो ये जो मुद्दा है, मतलब स्वाद आएगा कि आगे आएगा ये चुनाव में, और बिल्कुल निश्चित रूप से उबाल आएगा, और सियासी उबाल में इसमें तड़का अगर लगा है तो केजरीवाल का तड़का है। अच्छा राजकुमार शर्मा जी, ये बताएं कि शुरू से ही ऐसा नजर आ रहा है कि बीजेपी एनडीए 400 पार के नारे की जो बात कर रही है और इंडिया अलायंस की कोशिश ये 400 पार ना कर पाए यही दिखाई दे रही है। आप अपने दम पे सरकार बनाएं, आप बहुमत हासिल करें, ये कहीं भी प्रमुखता से दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए रविंद्र जी, एक बात बहुत ज्यादा प्रमुखता से दिखाई दे रहा है, कोई बोले या नहीं बोले, लेकिन पूरा देश पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लेकर चुनाव में उतरी थी, कांग्रेस पार्टी ने और उसके गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मेहनत करने के लिए मजबूर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को 400 पार का नारा छोड़ करके अन्य अरे आपका मकसद बीजेपी को और मेहनत कराना है कि सरकार बनाना है? कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को, आपका मकसद 400 पार जाने से रोकना है और मेहनत करना है या अपनी सरकार बनाना है? आप अभी तक यही तो बात नहीं है। आप खुद ही ये विश्वास नहीं कर पा रहे कि आप हार से बच पाएंगे, ये तो आप खुद का आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। देखिए मैं इतना कह सकता हूं कि हमारा 2014 से 2019 से बेहतर चुनाव हमारा गठबंधन और कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और ये चुनाव कांग्रेस पार्टी बहुत शानदार तरीके से लड़ रही है। 14 से 19 बेहतर हुआ था, अभी तो 44 से आगे थे 55 पर, और उन तीरों से भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें और बढ़ जाएंगी। यही टारगेट है क्या आपका? भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आएगा कि आगे के जो बाकी के चरण बचे उनमें कौन सा मुद्दा लेकर आए और जनता के बीच जाए। क्यों मुद्दा नहीं है क्या आपके पास शैलेंद्र जी? रविंद्र जी, मैंने आपको बताया ना, ये बता दें, महंगाई पे ये बात करते नहीं है, बेरोजगारी पे ये बात करते नहीं है, क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की 15 लाख पे बात करते नहीं, अच्छे दिन पे बात करते नहीं, नौजवान पे बात करते नहीं। आप पहले बोल लो, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं ना। ये तमाम जो बातें हैं जो 2014 से चली आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुद्दों को टोकरी में डाल दिया। बहस करते नहीं है, इनके युवराज संसद से भाग जाते हैं, जब बहस करने का समय होता है कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर जाती है। इनको बता दो, बेरोजगारी पर रखकर आप घूमिए ना देश भर में, आपको किसने रोका है? राजकुमार जी, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को ईएसआई और पीएफ के खाते खुल गए। उस टोकरी को सर पर रखकर जाइए, मुद्दों को लेकर जाइए जनता के बीच में, आपको किसने रोका है? तनख्वाह मिलता है, महंगाई आपके समय में डबल डिजिट पे थी। हमने कोरोना जैसी भीषण महामारी में युद्ध होते हुए भी, युद्ध की परिस्थितियां हैं, तो भी हमने 7% से ऊपर नहीं जाने दी महंगाई दर। आज महंगाई दर 3.6% है, विकास दर 8% से ऊपर चली गई है। किस तरह से विकास राजस्थान का, देश का हो रहा है, ये क्या जानेगी कांग्रेस पार्टी? ये परिवार को बचाने के लिए। अच्छा, राजीव जैन सर भी मेरे साथ हैं, राजीव जैन सर भी राजनीतिक विश्लेषक है। राजीव सर, ये पाकिस्तान के पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी, वही फवाद चौधरी जो राहुल ऑन फायर उन्होंने पोस्ट किया था एक्स पर। एक बार ऑडियो डाउन कीजिएगा दोनों मेहमानों की, राजीव जैन जी का ऑडियो लीजिएगा। तो उन्होंने एक और लेटेस्ट अपना एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने सर लिखा है कि मोदी जी एक और लड़ाई हार गए। केजरीवाल की जो रिहाई हुई है या केजरीवाल को जमानत मिली है, उसमें उन्होंने लिखा है मोदी जी एक और लड़ाई हार गए, केजरीवाल रिहा, उदारवादी भारत के लिए अच्छी खबर। अब ये पाकिस्तान वाले इस तरह की बातें अगर लिख रहे हैं और उनका खंडन किसी राजनीतिक दल जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है उनकी तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से नहीं आ रहा है, तो फिर अगर बीजेपी के नेता उन पर उल्टा आरोप लगाएंगे, पाकिस्तान प्रेम की बात करेंगे, पाकिस्तान में पटाखे फूटने की बात करेंगे, तो फिर इसमें बुरा क्या है? देखिए रविंदर, बिल्कुल सही बात है कि जो चीजें चल रही हैं, तो पाकिस्तान के नेता जिस ढंग से बोलेंगे वो सब चीजें भाजपा के पक्ष में जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी रूप में भाजपा के और मोदी जी के खिलाफ ही बोल रहा है।
तो उसका फायदा, इस मौके का फायदा भाजपा चुनावी लिहाज से उठाएगी। लेकिन 3 चरणों का जो चुनाव हुआ उसके बाद सारे राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रणनीति, और जहां तक केजरीवाल जी की रिहाई की बात है तो वो एक अदालती फैसले से हुई है, तो उसमें जो उनके आरोप हैं वो एक अलग चीज है। अब उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस ढंग से भाजपा को ही कटघरे में खड़ा किया, और एक तरह से कहीं ना कहीं वो दर्शाना ये चाहते हैं इंडी अलायंस के वो सबसे बड़े नेता है, तो कांग्रेस इसको किस रूप में स्वीकार करेगी। आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यदि हम अर्थ निकालें तो उन्होंने साबित कर दिया कि सारे विपक्षी दलों में सबसे बड़े नेता के तौर पे एक केजरीवाल उभर रहे हैं। और जहां तक दूसरे दल हैं, अब जो आगे जितने भी चरणों में चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंडी गठबंधन के जो दूसरे दल है वो केजरीवाल को अलग अलग जगह पे उनकी चुनावी सभाएं कराना चाहते हैं, और उनकी डिमांड भी बढ़ गई। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि केजरीवाल की पूरे देश भर में डिमांड बढ़ गई, तो अब वो कितना फायदा और कितना नुकसान होगा या भाजपा उसको किस रूप में लेती है, तो यह आने वाले समय, और जो चुनावी रिजल्ट है वो तो 4 जून को ही मालूम पड़ेगा। लेकिन जो 3 चरणों के बाद जिस तरीके का मुद्दों में हेरफेर हुआ है, पाकिस्तान आ गया, धार्मिक आधार आ गया, जातीय आधार चल ही रहा था, इसमें सब हावी होते जा रहे हैं, और इसका फायदा उठाने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सफल हो जाएगी। जी नहीं, लेकिन एक कमेंट इस पर भी चाहूंगा। जो बात ये उठाई गई कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, ये कितना असहज करने वाला या सहज करने वाला है बीजेपी के लिए, और इसको बयान को या इस पूरे कोर्ट को आगे इंडी अलायंस लेकर जाएगा क्या? देखिए, केजरीवाल ने जो स्ट्रेटेजी के रूप में अमित शाह को मतलब कहीं ना कहीं उस रूप में देखा जी, तो पार्टी में अभी स्वीकार्यता तो मोदी जी की है और उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अमित शाह को मतलब कि पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ा तो असहज हुई है। अमित शाह को भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ा कि नहीं, ये वो ही रहेंगे, और ये कहीं अच्छा। राजकुमार शर्मा जी, राजीव सर ने एक बात रखी कि भाई डिमांड अरविंद केजरीवाल की बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल को भाई दिल्ली और पंजाब में तो उनकी सरकारें हैं, प्रचार करेंगे ही वो। कांग्रेस उनको बाकी अपने महाराष्ट्र में, साउथ में लेकर जाएगी जहां चुनाव नहीं हुए, प्रचार के लिए बुलाएंगे उनको। मैं बता दूं, वो रायबरेली भी दे जाने की बात। राजकुमार जी बताइए, रायबरेली अमेठी लेके जाएंगे उनको? का निर्णय कैंडिडेट करता है, तो जहां जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं, कैंडिडेट की जो डिमांड होगी उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी के नेता या अलायंस के नेता जाएंगे। हनुमान बेनीवाल की डिमांड नहीं की थी क्या यहां पर बाड़मेर में चुनाव के लिए कांग्रेस ने? मैंने कहा कैंडिडेट अगर डिमांड करते हैं तो उसको वो नेता उपलब्ध कराने का कांग्रेस पार्टी उसका वार रूम प्रयास करता है। अच्छा, ठीक है सर। मिथिलेश जी, ये बताएं कि डिमांड बढ़ गई है क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल की? और दूसरी चीज ये भी, हाँ दूसरी चीज सर ये भी जानना महत्वपूर्ण है। मैं अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर इसीलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि एक दिशा क्या बदलती हुई चुनाव में आगे चरणों में दिखाई देगी। ये बयान, हम सभी जानते हैं कि बहुत सयाने नेता हैं अरविंद केजरीवाल, क्या वो एक सवाल, प्रश्न चिन्ह यहां पर खड़ा कर रहे हैं बीजेपी के अंदर कि भाई नरेंद्र मोदी के बाद कौन? और दूसरी बात, अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं वो समूची विपक्ष में कि बीजेपी में एक सवाल है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, और विपक्ष में यह सवाल नहीं होना चाहिए कि विपक्ष का एकमात्र नेता अरविंद केजरीवाल। ये पोजीशनिंग है क्या? देखिए, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल ये साबित करना चाह रहे हैं इंडी अलायंस में कि मेरे से बड़ा पार्टी किसी के नहीं है। मैं 2 राज्यों में मेरी सरकार है और गुजरात में मैंने 6 एमएलए जीते हैं। जो भी रीजनल पार्टी बनी है, चाहे सपा बनी हो, चाहे बसपा बनी हो, चाहे ममता बनी हो, चाहे कोई बनी हो, वो अपने राज्य से बाहर कोई तीर नहीं मार सके। तो मैंने तीर मारा है और अब मैंने इतना बड़ा तीर चलाया है, उसका यूज होगा या नहीं होगा। लेकिन जहां तक आप अमेठी और रायबरेली की कर रहे हैं, राजस्थान में ऐसी गलती कर चुके हैं। इन्होंने अमराराम जी को लड़ाकर वो अमरबेल फिर फैला ली है सीपीआईएम की शेखावाटी में, जो इनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो कहीं न कहीं कांग्रेस ऐसे सेल्फ गोल करती रहती है। महादेव सिंह खडेला का टिकट फाइनल था, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा अड़ गए कि नहीं, मैं तो अमराराम को लड़ाऊंगा। तो अब ऐसी गलती मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल को ले जाकर वो वहां करेंगे, अमेठी और रायबरेली में ले जाकर वो बिगाड़ेंगे।
और दूसरा इंपॉर्टेंट, बीजेपी में उन्होंने एक नया विकल्प तैयार कर दिया कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा तो राजपूत वोट वैसे नाराज है और नाराज हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि केजरीवाल तो वैसे भी खुद भी बनारस से चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ ही चुके हैं। शैलेंद्र गुर्जर सर, ये जो आगे के 4 चरण हैं उनको लेकर कहा गया कि 3 चरणों में जो पहले बीत चुके हैं, बीजेपी का जो 303 का आंकड़ा था 2019 में, उसमें ज्यादा पोर्शन, ज्यादा हिस्सा इन्हीं 3 चरणों में था। 4 चरणों में दिक्कत और परेशानी आगे आपके लिए हो सकती है, ऐसी बात कही जा रही है। महाराष्ट्र की अगर जिक्र करें उसमें विशेष तौर पर, कैसे देखते हैं आगे वाले 4 चरण बीजेपी के लिए? देखिए रविंदर जी, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किया है, जनता की सेवा की है, देश की सेवा की है, देश हित में फैसले लिए हैं, वो पूरी भारत की जनता के सामने। 3 चरणों का चुनाव हुआ, आपने देखा। आगे 4 चरणों में भी भारतीय जनता पार्टी को कोई समस्या नहीं है। और जो हमारा कमिटमेंट है देश के प्रति, हम किसी परिवार या पार्टी के प्रति कमिटेड नहीं है, देश के प्रति कमिटेड है। इनकी तरह नहीं है कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, जो पाकिस्तान की प्रेम परस्ती करते हैं, वो कहते हैं कि वहां से एटम बम गिरा देंगे। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। अपने ही देश को तोड़ने की बात करते हैं, कभी चमड़ी के आधार पर डिवाइड करने की बात करते हैं, कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म। राजकुमार जी, एक बात फिर से कहूंगा, पार्टी के नेताओं के बयान जो चाहे पुराने हो या नए हो, बीजेपी ने निकाल लिए हो कहीं से, बंटाधार थोड़ा बहुत हुआ है पार्टी का इससे, इन बयानों से, और आगे थोड़ा सा जमान संभाल कर कि कहीं उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए, ये पार्टी की तरफ से कुछ निर्देश जारी हुए हैं? राजकुमार जी, मैं सुन नहीं पाया, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि पिछले दौर में हमने देखा कि ऐसे ऐसे बयान, चाहे भले ही पिछले पुराने बयान निकाले गए हों या इंटरव्यू में ऐसी बातें निकलकर सामने गए, सैम पित्रोदा हो, मणिशंकर अय्यर हो, आपकी पार्टी के अध्यक्ष हों, आपके सहयोगी हों जो राम मंदिर का औचित्य पे सवाल कर रहे हैं, आरक्षण की बात यहां पर दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने कह दी। मेरा कहने का मतलब यह है, ये आगे आने वाले बयान चरणों में इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि फिर बीजेपी इसी तरह के बयानों को पकड़कर आप पर आक्रामक हो जाती है। देखिए रविंद्र जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को उसको गलत बयान नहीं देना चाहिए, सच्चाई पे चुनाव लड़ना चाहिए, जैसे कांग्रेस पार्टी लड़ी है, भारतीय जनता पार्टी लड़े, महंगाई पे बात करे, 15 लाख भरे, रोजगार पे बात करे, बेरोजगार पे बात करे, जवान पे बात करे, किसान पे बात करे, तो मुद्दे तो उन्होंने भटका दिए। 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। रविंद्र जी, 2014 से जो मुद्दे चल रहे हैं, आज तक वो मुद्दे सॉल्व नहीं है। देश में वो भी बहुत समस्या बनी हुई है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उनका समाधान नहीं हुआ अभी तक। शैलेंद्र जी और राजकुमार जी, मैं धन्यवाद करता हूं, बाकी 2 मेहमानों का भी धन्यवाद करता हूं। और बड़ा अच्छा लगता है कि लंबे चुनाव हैं और जो भी प्रवक्ता आते हैं उनके अंदर जोश बरकरार है, जोश को बरकरार ही रखिएगा, क्योंकि अभी आगे चर्चा लगातार चलती रहेगी और 4 जून जो नतीजे आएंगे, अगर तस्वीर धुंधली हुई तो फिर जोश और भी जरूरी होगा। फिलहाल इस स्पेशल डिबेट में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।